ठीक है। लजारो का कहना ये था, लजारो जो थे उन्होंने बोला था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अलावा भी और कहीं से आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अलावा भी कहीं से आते नहीं है, उत्पन्न हो सकते हैं। किसके कांटेक्ट में? हवाओं के कांटेक्ट में। जैसे उन्होंने क्या किया, एक बात को लिया, उन्होंने इसमें एक जौहर बनाया था। जौहर मतलब कुछ चीजें दिए थे बनाकर, इस बात को प्रॉपर तरीके से हीट कर दिए, अच्छे से बनाते हैं तब समझ में आया था। कौन है भाई, किसकी थ्योरी है? लजारो, लजारो की थ्योरी है। देखो इनकी थ्योरी कुछ अलग है। इनका क्या कहना था, इनका ये कहना था कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो कुछ हद तक, देखो अभी हम लोग क्या कहते हैं, अगर गर्म खाने खाने से या फिर हीट भोजन करने से हम बीमार नहीं पड़ते हैं, वो खाना क्या कहलाता है? स्वच्छ कहलाता है। क्यों स्वच्छ कहलाता है? क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को 90 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर देंगे कुछ टाइम के लिए, तो उसमें प्रेजेंट जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो मर जाएंगे। कच्चा दूध देखो, बहुत गांव वाले ही पीते होंगे, नहीं तो सब लोग कच्चे दूध को पीने से मना करते हैं, कहते हैं इस कच्चे दूध को आप पहले पकाकर तभी पीजिए, क्योंकि उस कच्चे दूध में बैक्टीरिया वगैरह भी मौजूद हो सकती हैं। ठीक है, तो कच्चे दूध अगर ताजा निकल रहा है, तुरंत गाय से तुरंत निकल रहा है, अगर आप वो पी रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसी कच्चे दूध को रख कर अगर आप पी रहे हैं तो उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती है। तो उनका ये कहना था कि अगर किसी भी चीज में माइक्रोब्स है, किसी भी चीज में, चाहे वो पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे अदर कोई चीजें हो, भोजन हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, अगर उसमें माइक्रोब्स हैं तो उसको अगर हम हीट कर देंगे 80 डिग्री सेल्सियस पर, अगर हम हीट कर देंगे तो उसमें के माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद फिर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाएगी। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग किया था। कैसे किया था? वो क्या दिए थे, फिर एक जार दिए थे, इस जार को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट किए थे। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दिए थे। हो गया वो चार्ज। भाई फिर से पढ़ाना पड़ेगा, कहाँ से छूटा था? आवाज इसमें कट गई थी ना। ज्योति सिंह, किशन वर्मा, हाँ मैम। आवाज कहाँ से? जी मैम।
मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। अच्छा, जो उनका था मैम नजारों की थ्योरी। हाँ, नजारों की थ्योरी। ठीक है। देखो लजारो भी वो भी साइंटिस्ट थे। लजारो का ये कहना था, जो लजारो थे वो ये कहते थे, कहाँ पे गए हैं, आ जाओ। नजारों का ये कहना था, अगर किसी भी फूड में, किसी भी वाटर में, नजारो किसी भी फूड में, किसी भी वाटर में, चाहे जो भी लिक्विड चीजें हैं, चाहे कोई भी मांस मछली कुछ भी हो, अगर उसमें पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर कुछ टाइम तक हीट करते हैं, तो उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। मतलब कि वो पानी प्योर हो जाता है, वो शरबत प्योर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम तक अगर हम उसको कूल कर देंगे या फिर कूलिंग एरिया में रख देंगे तो उसमें फिर से कुछ टाइम के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से पनप जाते हैं। तो उन्होंने इस थ्योरी को सिद्ध किया था कि अगर आप जो खाने होते हैं, अगर आप गर्म खाने खा रहे हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि खाने को एक बार बनाइए, ताजा खाना खाइए। क्यों कहते हैं? क्योंकि ताजे खाने में कोई भी माइक्रोब्स नहीं होते हैं। अगर वही खाने को बनाकर रख देते हैं या फिर सुबह का खाना दोपहर में खाते हैं, दोपहर का खाना शाम में खाते हैं, तो उसमें कुछ हद तक माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती है, जो आपके बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो गर्म चीजें खाइए, गर्म खाने वगैरह जो होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से हीट कर अगर आप खाएंगे तो उसमें प्रेजेंस बैक्टीरिया वगैरह खत्म हो जाती है। उनका सिर्फ यही कहना था, जो नजारो थे सिर्फ यही कहते हैं, अगर किसी भी चीज में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुआ है, जैसे वो खाने की चीज हो, जैसे शरबत हो, मौत हो, चाहे जो भी हो, या वाटर हो, अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुआ है उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर देंगे तो उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम तक। इसके बाद प्रॉपर तरीके से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। ठीक है, कौन बोला था? नजारो जी बोले थे। ठीक है, तो इसके बाद गोल्डन डिस्कवरी हुई थी। गोल्डन डिस्कवरी में कुछ नहीं हुआ था, बस एंटीबायोटिक की खोज हुई थी। कौन आए थे? जोसेफ लिस्टन आए थे। जोसेफ लिस्टन 1827 से 1912 के बीच में एंटीसेप्टिक की खोज की थी। किसको इंट्रोड्यूस किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी टेक्निक की खोज किया था। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक एक ऐसी प्रोसेस होती है जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं या फिर बचने के लिए उस टेक्निक का यूज करते हैं। वो चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, अगर हम उससे बचने के लिए उस टेक्निक का यूज कर रहे हैं तो उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। जैसे एंटीसेप्टिक की बहुत सारी चीजें आती हैं जो यूज होती है बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, यूज होती है पैरासाइट्स को खत्म करने के लिए। एंटीसेप्टिक में जैसे आपका हार्पिक हो गया, डिटर्जेंट हो गया, बहुत एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल साबुन जो आते हैं, सॉप जो होते हैं, वो हो गया, किसमें आएंगे? एंटीसेप्टिक में। लेकिन जो जोसेफ थे उन्होंने एंटीसेप्टिक टेक्निक का यूज किया था। कब, किसके दौरान किया था? सर्जरी के दौरान किया था। उनका ये कहना था कि जब पेशेंट की सर्जरी होती है, सर्जरी होने के दौरान अगर उसके आसपास एरिया को साफ कर दिया जाए, जिस इंस्ट्रूमेंट से उसकी बॉडी कट रही है, जैसे वो कैंची हो गया, टाका चलाने वाली चीज हो गया, जिस इंस्ट्रूमेंट से कट रहा है उस इंस्ट्रूमेंट को सर्जरी करने से पहले प्रॉपर तरीके से स्टेराइल करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इस बाहर के इन्वायरमेंट में बहुत टाइप की बैक्टीरिया होते हैं, बहुत टाइप की वायरसेस होते हैं जो कैंची पे भी लग जाते हैं, टाके पे भी लग जाते हैं, बिस्तर पे भी लग जाते हैं। इसके अलावा हम जिस हाथ से उनका सर्जरी कर रहे हैं, हमारे हाथ में भी बहुत टाइप की बैक्टीरिया प्रेजेंस होती है, वो डायरेक्टली ह्यूमन के ब्लड में जा सकती है और ह्यूमन को नुकसान पहुंचा सकती है। तो उन्होंने कौन से एंटीसेप्टिक टेक्निक का यूज किया था? बोला था कि सर्जरी के दौरान, सर्जरी में यूज हुए जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो प्रॉपर तरीके से क्लीन होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से स्टेराइल होने चाहिए विद द हेल्प ऑफ एंटीसेप्टिक टेक्निक। ठीक है,
एक कार्बोनिक एसिड था। कार्बोनिक एसिड एक केमिकल्स है जो एंटीसेप्टिक में यूज किए थे। कौन? जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर कब किए थे? 1827 से लेकर 1912 के बीच में कार्बोनिक एसिड के थ्रू एंटीसेप्टिक टेक्निक की खोज किए थे। एक कार्बोनिक एसिड एंटीसेप्टिक करवाने में मदद करती है, मतलब एक कुछ हद तक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना समझ में आया? जोसेफ लिस्टर 1827 से 1912 के बीच में एंटीसेप्टिक टेक्निक का यूज किया था। इन्होंने बोला था कि जब इंसान की सर्जरी होती है, चाहे वो किडनी ऑपरेशन हो, चाहे लिवर ऑपरेशन हो, चाहे स्टोन ऑपरेशन हो, चाहे हमारे जो ऑर्गन होते हैं वो ट्रांसप्लांटमेंट हो, एनीवन कोई भी ऑपरेशन हो, ऑपरेशन करने के पहले जितनी भी चीजें यूज होती है, बेड वगैरह लेकर, कैंची वगैरह लेकर, वो प्रॉपर तरीके से स्टेराइल होनी चाहिए। इसलिए ओटी का जो रूम होता है, आप लोग देखे होंगे कि ओटी के रूम में जो स्लीपर भी पहना जाता है वो भी सिर्फ और सिर्फ ओटी में ही रहता है। बाहर का स्लीपर पहनकर आप ओटी में नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि बाहर से माइक्रोब्स अगर ओटी के रूम में गए तो जहाँ पेशेंट की जब सर्जरी होती है तो डायरेक्टली उसके ब्लड के कांटेक्ट में आने की ज्यादा संभावना रहती है। इससे इंसान को आगे चल के खतरा भी हो सकता है। फिर इसके बाद कौन आए थे? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर कब आए थे? 1749 से 1823 में। डेवलप द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इन द 1796 में। देखो, जो एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की थी? वैक्सीन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? वैक्सीन। देखो, स्मॉल पॉक्स क्या होता है? स्मॉल पॉक्स, जिसको हम लोग चेचक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चेचक। जो बड़ी माता और छोटी माता, गांव में सब कहते हैं, एक बड़ी माता होती है, एक छोटी माता होती है, उनको बहुत तेज फैलता है। इतना, मतलब कि अगर घर में किसी भी पेरेंट्स को या फिर किसी भी पर्सन को हुआ है स्मॉल पॉक्स, तो वो स्मॉल पॉक्स उस घर, पूरे घर के वातावरण में हर जगह उसका वायरस फैला हुआ होता है। उस घर से कोई भी चीजें अगर जा रही है, कहीं अदर जगह जा रही है, वो हर एक पर्सन पे अटैक करता है। जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उस पे दोबारा से स्मॉल पॉक्स हो जाता है। जहाँ पे उस घर की सामान अगर किसी अदर जगह में गई तो उस घर के पर्सन का, किसी का भी इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो वो वायरस वहां पे भी स्मॉल पॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब स्मॉल पॉक्स की बीमारी हो जाती है। तो आजकल के लोग क्या कहते हैं, या फिर जब बड़ी माता, एक महामारी आई थी बड़ी माता की और छोटी माता की, इसमें भी बहुत तेजी से लोगों की जान गई थी, क्योंकि इसकी भी कोई भी पार्टिकुलर वैक्सीन नहीं थी, कोई भी पार्टिकुलर दवाई नहीं थी। एक टाइप का स्मॉल पॉक्स वायरस था। ठीक है, वो कहते हैं कि ये महामारी है। अभी भी किसी किसी गांव में देखो कि स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए उन लोग बकरे वगैरह का बलि देते हैं कि ताकि ये आ ना पाए दोबारा से। लेकिन ये बहुत सारी अफवाहें होती है। स्मॉल पॉक्स एक टाइप की वायरल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, कौन सा इन्फेक्शन होता है? वायरल इन्फेक्शन। इसमें कुछ नहीं होता है, आपके बॉडी में छोटे छोटे क्या होते हैं? दाने पड़ जाते हैं। जो बड़ी माता होती है वो उसमें इतनी बड़ी दाने वो आपके पूरे फेस पे पड़ जाते हैं और उसमें वाटर भर जाता है, मतलब पानी भर जाता है, और बहुत भयानक पेन भी होता है, खुजली भी होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि फटीग हो जाता है, पूरे बॉडी में पेन बहुत तेजी से होने लगता है। अभी हमारे जानते हुए भी जैसे कि हमारे एक रिलेटिव की कोई थे, तो मतलब कि बड़ी सेवा होती थी। जिसको बड़ी माता छोटी माता हो जाती थी, उनकी बड़ी सेवा होती थी। उनके मन के अकॉर्डिंग उनको खाना मिलता था, जो भी मांग लेती थी वो भी दिया जाता था। उनको साफ सुथरा खाना दिया जाता था। हमेशा नीम की पत्तियों से उनको सहलाया जाता था, नीम की पत्तियों का हवा दिया जाता था। नीम की पत्तियों का हवा क्यों दिया जाता था? क्योंकि नीम की पत्ती में ही एक हमारी जो एंटीवायरल बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल एक्टिविटी होती है, जो उस वायरसेस को रोक के रखने का काम करती है। ठीक है, इसलिए उसको हमेशा नीम की पत्तियों से नहलाया जाता है और उससे हमेशा ऐसे हवाएं वगैरह दी जाती थी ताकि वो
वहीं पर रहे, उसके आगे ना बढ़े। लेकिन वो जब इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, किसी को नहीं पता था, तो कहते हैं ना कि महामारी जब होती है या फिर जब स्मॉल पॉक्स होते हैं, बहुत बच के रहना चाहिए। यस, बहुत बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बीमारी होती है जो वायरसेस इसका फैलता रहता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं। तो जब स्मॉल पॉक्स हुए थे तो बहुत लोगों की जान गई थी, तब उसी में आए थे एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी। किसके अगेंस्ट बनाई थी? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी। क्या स्मॉल पॉक्स का वायरस खत्म हो गया है? नहीं। क्या कोविड का वायरस खत्म हो गया है? नहीं, क्योंकि इन सब की वैक्सीन हमारे इंडिया में बन गई हैं। वो उन सबका वायरसेस थोड़ा सा लो हो गया है, लेकिन उस समय जब ये वैक्सीन बनी थी तो वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दी थी। वैक्सीन क्या होते हैं, हमने आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दिए थे कि वैक्सीन कुछ और नहीं होते हैं, हूबहू जिस वायरसेस से बीमारी होती थी उसी वायरस का एक छोटा सा एंटीजन आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे स्मॉल पॉक्स की वजह से आपको स्मॉल पॉक्स की बीमारी होती है, तो इसी स्मॉल पॉक्स वायरस का एक छोटा सा एंटीजन निकाल कर आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। आपका इम्यून सिस्टम उस एंटीजन के प्रति एक एंटीबॉडीज बनाता है और उसको खत्म करता है, और खत्म करने के दौरान उस एंटीबॉडीज की एक कॉपीज बना के अपने पास सेव कर लेता है। दोबारा से जब स्मॉल पॉक्स आपके बॉडी में एंटर करता है तो वो एंटीबॉडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एंटीबॉडी पहले से ही बनी रहती है, स्मॉल पॉक्स वायरस से बाइंड करके उसको खत्म कर देती है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो वैक्सीन थी उन्होंने कौन खोजा था? एडवर्ड जेनर खोजे थे। ठीक है, फिर इसके बाद मित्री आए थे। मित्री ने सबसे पहले नोसिया डिजीज की, मोसाइक डिजीज की, टोमैटो मोसाइक डिजीज की खोज की थी। टोमैटो मोसाइक डिजीज क्या होते हैं? बैक्टीरियल फटीग होते हैं एक टाइप के। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने वायरल इन्फेक्शन की भी खोज की थी। वायरस के थ्रू हमारे बॉडी में बहुत टाइप के इन्फेक्शन होते थे, उसकी भी खोज किया था। तो ऐसे बहुत टाइप के लोग आते गए और डिस्कवरी होते गई। जैसे पॉल्स इरलिच जो थे, उन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक का आइडिया दिया था। क्या दिया था? एंटीबायोटिक का आइडिया दिया था, और कंट्रीब्यूटेड कर दिए थे कीमोथेरेपी के बारे में, यानी जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता था उसके बारे में चर्चाएं चल चुकी थी। किसके थ्रू चली थी? पॉल्स इरलिच के थ्रू चली थी। फिर एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। किसके थ्रू किए थे? पेनिसिलियम नोटाटम नाम की एक फंगी थी, उसके थ्रू उन्होंने सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को बनाया था। लेटेस्ट डिस्कवरी में स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज हुई थी, टेट्रासाइक्लिन की खोज हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एंटीमाइक्रोबियल ड्रग की भी खोज हुई थी। ठीक है, मॉडर्न माइक्रोस्कोप में मेजर डिस्कवरी डीएनए के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हुई थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग की डिस्कवरी हुई थी, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, पीसीआर टेक्निक, और ये देखो ये सब जो टेक्निक हुई, डीएनए स्ट्रक्चर्स की डिस्कवरी हुई थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर टेक्नोलॉजी, जीनोम स्क्वायर्स टेक्नोलॉजी, ये सब एक ऐसी टेक्निक होती है जो वैक्सीन को बनाने में मदद करती है। मतलब वैक्सीन हम बता ही देते हैं, वैक्सीन क्या होते हैं। वैक्सीन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं या फिर ऐसी दवाएं होती है जो बीमारी से पहले दी जाती है। टीका लगता है ना, छोटे बच्चों को आप जाते हैं पोलियो का टीका लगा देते हैं, ठीक है, खसरे का टीका लगा देते हैं, और बहुत अदर टीके लगा देते हैं बच्चे को। वो क्या होती है? वो वैक्सीन ही होती है। वैक्सीन एक ऐसी दवा होती है जो बीमारी से पहले दी जाती है, ताकि लाइफ में आने वाली बीमारी से आपके बॉडी को बचा सके, बीमारी से प्रिवेंट जा सके। ठीक है, वैक्सीन का मेन काम क्या रहता है? बीमारियों से बचाना। ये वैक्सीन जब बॉडी में लगी जाती है तो उससे बच्चों को बहुत तेजी से बुखार आता है, मतलब कि 72 घंटे या फिर 48 घंटे लगातार बुखार रहता है। जहाँ पे वैक्सीन लगी है वहां पे सूजन हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वैक्सीन को गलत माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस वैक्सीन में क्या रहते हैं? एंटीजन रहते हैं, माइक्रोब्स रहते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं,
वो आपके बॉडी में इंटर कर दिए जाते हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम उसके प्रति एक थोड़ा सा अमाउंट, ज्यादा नहीं, सिर्फ छोटा सा अमाउंट इंटर कर दिए जाते हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम उसके प्रति एक एंटीबॉडीज बनाए। तो उसी दौरान वो जो वैक्सीन के थ्रू जो आपकी बॉडी में वायरस जाता है वो एक एंटीजन होता है, वो आपकी बॉडी को हार्मफुल पहुंचाता है, तभी वैक्सीन सही मानी जाती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी टेक्निक होती है। तो वैक्सीन को बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, पीसीआर टेक्नोलॉजी होती है। तो ऐसे बहुत ही टेक्निक के थ्रू हम लोग वैक्सीन बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, समझ में आया ना सबको? यस मैम। अब हमारी क्लास खत्म हो गई है, मैम आ रही है, पढ़ लीजिए सब लोग।